आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह परिवार में। वर्ण विचार पर हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। उसके आगे कुछ और प्रश्न हम लोग हल करेंगे। आज का जो पहला जो प्रश्न है, हलंत युक्त व्यंजन लिखा जाता है जब व्यंजन में आ की मात्रा होती है। ये कथन पूर्णतः गलत है। व्यंजन में अ की मात्रा होती है, ये भी गलत है। व्यंजन में स्वर शामिल नहीं होता है, ये कथन पूर्णतः सही है। हमें पता है कि जब व्यंजन में स्वर शामिल नहीं होता है तो हम व्यंजन में हलंत चिन्ह लगाते हैं या अर्ध व्यंजन के रूप में लगाते हैं। तो 31वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? ग सही है। अब आ जाते हैं 32वां नंबर। 32वां जो प्रश्न है, कह रहा है च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो हमें पता है कि जो कंठ वर्ग से क वर्ग का उच्चारण होता है और तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है, मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है, और जो पंचम ध्वनियां हैं, जो नासिक की ध्वनियां हैं, जो पंचमाक्षर है, उनका नासिका से होता है। तो 32वें का जो सही उत्तर है क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगला जो प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? आप सभी को पता है। शब्द समूह को कहते हैं। नहीं, गलत है। वर्णों के एकत्रित समूह को कहते हैं। नहीं। अगर मैंने लिख दिया इ, क, ख, ये मैंने वर्णों का समूह बना दिया, तो क्या ये वर्णमाला कहलाएगा? नहीं, ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कहते हैं। शब्द गणना को भी नहीं कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। 33वें का जो सही उत्तर हो क्या है? ख सही है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे जब हम लोग वर्णों के जब व्यवस्थित करेंगे, उसमें क्या करेंगे? हिंदी वर्णमाला जब हम देखते हैं तो सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में है। उसमें सबसे पहले स्वर आता है, स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। स्वरों में भी सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर। व्यंजन में भी उसी तरह से उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए चूंकि वो व्यवस्थित हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। 34वां जो प्रश्न है, कह रहा है भाषा की लघुत्तम इकाई है। हम सबको पता है कि जो भाषा की लघुत्तम इकाई वो क्या है? ध्वनि है। 35वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण हैं? पहले पहला जो विकल्प है थ, थ, फ, भ, ये क्या है? इसमें सारी जो ध्वनियां हैं वो महाप्राण ध्वनियां हैं, इसलिए ये विकल्प गलत है। पूछ क्या रहा है? अल्प प्राण पूछ रहा है, तो हमें जिस विकल्प में अल्प प्राण है उसका चयन करना है। तो दूसरे विकल्प में भी सारी ध्वनियां क्या है? महाप्राण है, और चौथे विकल्प में भी सारी ध्वनियां महाप्राण है। हमें पता है कि जो स्वर होते हैं, सारे स्वर क्या होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। इसलिए 35वें का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? घ। 35वें का सही उत्तर ग। आ जाते हैं 36वें नंबर पर। कह रहा है निम्नलिखित में दंतोष्ठ्य ध्वनि है। निम्नलिखित में दंतोष्ठ्य ध्वनि है। जो दंतोष्ठ्य ध्वनि है, चार विकल्प हैं, चारों में से कौन है? क्या क्या है? क्या कंठ है? यह क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन है। ल क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ भी ये क्या है? दंतोष्ठ ध्वनि भी है। इसलिए 36वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? ग सही है। आ जाते हैं 37वें नंबर पर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जिह्वा के लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जिह्वा के लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि हम जिन ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है। तो करिए त, थ, द, ध। जो दंत जो वर्ण दंत वर्ग है, जो दंत ध्वनियां हैं, जब उनका उच्चारण करते हैं तो जीवा कहाँ जाती है? जीवा ऊपर वाले दांत को स्पर्श करती है। तो इसलिए 37वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? ग दंत। अब आ जाते हैं 38वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में असत्य है। इसमें से जो संयुक्त ध्वनियां हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, किन दो वर्णों के मेल से बनी हुई है, वो दिया गया। इसमें जो गलत है उसे हमें छांटना है। पहला जो है छ, क हलंत और श से मिलकर के क्या बना है? छतरी वाला छ बना हुआ है। श्रय किससे बना है? तालव्य पे स में हलंत लगाकर और र से निर्माण हुआ है श्रय का। त हलंत और र का निर्माण हुआ है त्र का। जो ज्ञ है, ज्ञ, इसका जो निर्माण हुआ है, चूंकि ये संस्कृत का वर्ण है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? जय हलंत धन य से हुआ है, ना कि ग और य से हुआ है। तो 38वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? घ। घ गलत है।
38वें का जो सही उत्तर होगा घ, क्योंकि इसमें जो विकल्प दिया गया है वो क्या दिया गया है, गलत विकल्प दिया गया है। घ का जो निर्माता ज और ञ से होता है। य लव ध्वनियां हैं। य लव ध्वनियां कौन सी होती हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन होते हैं ये आपको पता है। श श स है जो है ये क्या है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। यहाँ पूछ कौन सा रहा है कि यर लव कौन सी ध्वनियां है, तो ये यर लव ध्वनियां नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कि कह रहा है कि यर लव स्पर्श व्यंजन है। हमें पता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 हैं, उसमें ये शामिल नहीं है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, च छ ज ज च्व वर्ग वाले जो हैं, च वर्ग के सारे जो वर्ण हैं वो क्या आते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं, तो ये भी नहीं सही है। यर लव ध्वनियां क्या है, अंतस्थ व्यंजन ध्वनियां हैं, तो 39वां का जो सही उत्तर है वो क्या है, घ। अब आ जाते हैं 40वें नंबर पर। 40वां जो प्रश्न है कह रहा है कि महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण हम लोग को, आप सभी को पता है, जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था महाप्राण किसे कहते हैं, जब ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक श्वास निकलेंगी, ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, महाप्राण ध्वनियां कहेंगे। ऐसी जितनी ध्वनियां होंगी वो क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो अब विकल्प देख लेते हैं। पहला जो विकल्प है वो कथन कह रहा है जिन शब्दों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि ये कम श्वास निकालने की बात कर रहा है और शब्दों के बारे में बात कर रहा है। जिन शब्दों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, तो ये भी गलत है, क्योंकि वर्ण के बारे में देखना है, यहाँ भी शब्द की बात की जा रही है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, हमें पता है कि वर्णों के उच्चारण में ज्यादा श्वास निकले वो महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो तीनों विकल्प गलत है। चौथा विकल्प क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। इसलिए 40वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, घ सही है। अब आ जाते हैं 41वें पे। भाषा की मूल इकाई क्या है। हमें पता है कि जो भाषा की मूल इकाई या जो लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 42वां जो प्रश्न है, 42वां प्रश्न कह रहा है वह ध्वनि है। वह ध्वनि के बारे में दिया है आप लोगों को, इसमें से सही विकल्प है वो हमें छांटना है। पहला विकल्प देख लेते हैं। पहले में कह रहा है वह ध्वनि अंतस्थ अल्पप्राण अर्धस्वर ओष्ठ और अघोष। हमें पता है, आप सभी को पता है कि जो वह ध्वनियां वो क्या है, ओष्ठ नहीं है, दंतोष्ठ और घोष ध्वनियां है। तो पहला जो विकल्प है, पहला जो कथन है वो पूर्णतः गलत हो गया। इसमें भी अघोष दिया है। दूसरा भी विकल्प क्या है, गलत है। तीसरे विकल्प में घोष दिया है, लेकिन हमें पता है वो क्या है, जो वह ध्वनि है वो दंत्योष्ठ है, इसमें ओष्ठ दिया है, तो ये भी गलत है। अब आ जाते हैं अंतिम विकल्प, अंतिम कथन पे। अंतस्थ अल्पप्राण अर्धस्वर दंत्योष्ठ घोष। हमें पता है कि जो वह ध्वनि है वो क्या है, वो अंतस्थ ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि है, अर्ध स्वर्ग भी कहते हैं उसको, दंत्योष्ठ ध्वनि है, घोष भी है। तो इसमें के जो चार सभी कथन है वो क्या है, सही है। तो इसलिए 42वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, घ। अब आ जाते हैं 43वें प्रश्न पे। 43वें में कह रहा है कि मैं ध्वनि है। पहले विकल्प में कह रहा है महाप्राण घोष ओष्ठ नासिक के ध्वनि है। हमें पता है कि जो प्रत्येक जो मैं है वो वर्गीय व्यंजन है, और प्रत्येक वर्ग का जो पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, पहली तीसरी और पांचवी जो ध्वनि वो क्या कहलाती है, अल्प प्राण कहलाती है, न कि महाप्राण कहलाती है। जबकि मैं क्या है, प वर्ग की पंचम ध्वनि है, प फ ब भ मैं पंचम ध्वनि है, तो ये पंचम ध्वनि है, तो ये क्या कहलाएगी, अल्प प्राण। पहले में क्या दे रहा है, महाप्राण। तो पहला विकल्प कथन गलत है। अब जाते हैं दूसरे विकल्प पे। महाप्राण घोष कंठ नासिक के। इसमें भी क्या है, इसमें भी महाप्राण दे रहा है। हम लोगों ने देखा है कि जो मैं है वो क्या है, अल्प प्राण है, और ये कंठ नहीं है। और मैं ध्वनि कहाँ से उच्चारित होती है, ओष्ठ से होती है, तो ये गलत है। तीसरे में आ जाते हैं, इसमें भी महाप्राण है, तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प देख लेते हैं, जो घ है, इसमें क्या है, मैं क्या है, अल्प प्राण दे रहा है, मैं अल्प प्राण है, घोष है, ओष्ठ है, नासिक के ध्वनियां हैं। तो 43वें का जो सही उत्तर हो क्या है, घ। अब आ जाते हैं 44वें प्रश्न पे। 44वां प्रश्न कह रहा है जो श ध्वनि है, जो मूर्धन्य श है, उसके बारे में क्या सही है। कह रहा है कि ये पहला विकल्प देखते हैं। पहला कथन ऊष्म व्यंजन मूर्धन्य महाप्राण घोष। हमें पता है कि जो श ध्वनि है वो क्या होती है, ये ऊष्म व्यंजन ध्वनि है, मूर्धन्य है और ये महाप्राण है। लेकिन ये घोष ध्वनि नहीं होती, ये अघोष ध्वनि कहलाती है। तो ये कथन गलत है। दूसरे में हम स्पर्श व्यंजन संघर्षी व्यंजन कह रहा है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कहलाते हैं, च वर्ग वाले सारे जो ध्वनियां हैं क्या कहलाती हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाती हैं। और यहाँ पूछ क्या रहा है, श के बारे में पूछ रहा है, मूर्धन्य श के बारे में, तो ये भी कथन गलत है।
इसमें कह रहा है कि जो ऊष्म व्यंजन मूर्धन्य, अल्प प्राण और घोष, श अल्प प्राण नहीं है, घोष नहीं है, महाप्राण है, तो ग विकल्प भी गलत है। तो अंतिम विकल्प पे आ जाते हैं। श ध्वनि क्या है? ऊष्म व्यंजन है, मूर्धन्य है, महाप्राण है और अघोष है, तो श का सही उत्तर क्या होगा? घ सही इसका उत्तर है। आ जाते हैं 45वें प्रश्न पे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजन के कुल 2 भेद होते हैं। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण 2 भेद माने हैं उन्होंने। 45वें का सही उत्तर क्या है? 2 घ। अब आ जाते हैं 46वें प्रश्न पे। 46वें प्रश्न में कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? हमें पता है कि जो प्रत्येक वर्ग है, जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में पहली, तीसरी और पांचवी जो ध्वनि होती है वो अल्प प्राण कहलाती है। दूसरी और चौथी जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है? वो महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथे में कह रहा है दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। जो दूसरी और चौथी जो ध्वनि है उसको हम क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। तो 46 का जो सही उत्तर है वो क्या है? घ। आ जाते हैं 47वें। पूछ रहा है स्पर्श व्यंजन ध्वनि है। आप सभी को पता है जो श है ये क्या है? ये मूर्धन्य ध्वनि है, तो ये गलत है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। प क्या है? प स्पर्श व्यंजन ध्वनि है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? ग सही उत्तर होगा। जो ऋ है ये क्या है? उच्छिप्त ध्वनि है। तो 47 का क्या सही है? 47 का जो सही उत्तर है ग। प। आ जाते हैं 48वें प्रश्न पे। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है? ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? हमें पता है ऊष्म व्यंजन कुल कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन है। 33 क्या होते हैं? मूल। हिंदी में वर्णमाला के मूल ध्वनियां कितनी होती हैं? 33 होती हैं। तो 48 का जो सही उत्तर है वो क्या है? ग सही उत्तर है इसका। 49वां देख लेते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां हैं। आप सभी को पता है कि जो श, श, स, है ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन ध्वनियां हैं। पूछ क्या रहा है? मूर्धन्य ध्वनि पूछ रहा है। त, थ, द, ध ये क्या है? ये दंत ध्वनियां हैं। च, छ, ज, झ ये तालव्य ध्वनियां हैं। ट, ठ, ड, ढ ये जो घ ख वाला जो ऑप्शन है ये क्या है? इसमें जितने भी वर्ण हैं, जितनी भी ध्वनियां हैं क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो 49वें का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ख। आ जाते हैं 50वें और अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। पूछ रहा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग का द्वितीय अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर। हमें पता है कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं, उसी को अनुस्वार कहते हैं। तो 50वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? ग इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि वर्ण विचार में आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया है और उम्मीद है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग वर्ण विचार से कोई भी प्रश्न गलत करके या छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी से आप लोगों ने खुद को परखा होगा, जांचा होगा कि आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ टीच नहीं किया है, उसको लर्न भी किया है, सीखा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि जो आपके आसपास जो नकारात्मक लोग हैं उनसे जहाँ तक संभव हो दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा इतनी हावी होती है कि वो आपको भी अपनी चपेटे में ले सकते हैं। तो अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार रखिए, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करिए और आगे बढ़ते रहिए। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आसपास के लोग आपकी टांग जरूर खींचेंगे। तो उनकी बातों पे ध्यान दिए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों के दिलों में मुस्कान भरते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।